नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बीए के अंदर चैप्टर नंबर 1 संचालन का स्वरूप और महत्व, नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। विद्यार्थी मित्रों, अपने जानते हैं कि जैसे जैसे व्यवसायिक इकाई का कद बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसके अंदर विविध प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं। जब छोटे प्रकार का धंधा हो यानी व्यक्तिगत मालिकी हो तब उस समय कम मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, पर जब व्यक्तिगत मालिकी साझेदारी पेढ़ी में और साझेदारी पेढ़ी जब कंपनी में कन्वर्ट होती है तो उस समय विविध प्रकार के प्रश्नों के सॉल्यूशन के लिए और अधिक प्रमाण में बिजनेस बढ़ने के कारण उस समय संचालन की आवश्यकता अधिक होती है। कंपनी का स्वरूप विशाल मात्रा में पूंजी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। निष्णातों का लाभ विशाल कद के विविध लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु कद और कार्य में वृद्धि होने से अनेक प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं। इन प्रश्नों में पूंजी संबंधी, उत्पादन संबंधी, व्यावसायिक इकाई के संबंधित अन्य प्रश्न जो उपस्थित होते हैं उन प्रश्नों का सॉल्यूशन करने के लिए, उन प्रश्नों को व्यवस्थित समाधान करने के लिए संचालन की आवश्यकता पड़ती है। विद्यार्थी मित्रों, तो संचालन को समझने के लिए, संचालन के विचार को समझने के लिए संचालन का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, लेखकों द्वारा संचालन का अलग अलग अर्थ कहा गया है। सरल भाषा में अगर अपने कहें तो संचालन क्या चीज होती है, तो अन्य व्यक्तियों के पास से कार्य करने की कला या कार्य लेने की कला को अपने क्या कहते हैं, संचालन कहते हैं। जब आप अन्य लोगों से काम करवा सकें, राइट है, तो अन्य लोगों के पास से कार्य लेने की कला को अपने क्या कहते हैं, संचालन कहते हैं। जॉर्ज टेरी ने संचालन को बहुत ही सरल शब्दों के अंदर समझाया हुआ है। उन्होंने 6M का सूत्र दिया गया है। 6M का मतलब क्या होता है कि 6M में पहला जो M है वो है मैन यानी मानव, दूसरा जो M है वो है मशीन्स यानी यंत्र, फिर है मटेरियल्स यानी साधन, मेथड्स यानी पद्धति, मनी यानी द्रव्य, मार्केट यानी बाजार। यानी इन 6M का आयोजन करके नियंत्रण रखने का कार्य अर्थात संचालन। आप मानव, यंत्र, साधन, पद्धति, द्रव्य और बाजार का यदि व्यवस्थित आयोजन करें और उसके ऊपर से नियंत्रण रखने का कार्य को या नियंत्रण रखने की कला को अपने क्या कहते हैं, संचालन कहते हैं। यानी जॉर्ज टेरी का 6M का सिद्धांत आपको खास याद रखना है। बहुत बार परीक्षा के अंदर 6M अर्थात क्या या 6M किसे कहते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो 6M का मतलब क्या हुआ, मैन, मशीन, मटेरियल्स, मेथड्स, मनी एंड मार्केट, राइट। तो इस प्रकार संचालन के अंदर कम से कम समय में और अल्प व्यय में उपलब्ध सुविधाओं का श्रेष्ठ उपयोग करके इकाई के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के कार्य को भी अपने संचालन कह सकते हैं। आपका जो भी धंधा है, जो भी बिजनेस है, उसके अंदर कम से कम खर्च में अधिक से अधिक लाभ हो, इस प्रकार यदि कार्य करवाया जाए तो इस प्रकार कार्य करवाने की जो कला होती है उसे अपने संचालन कहते हैं। संचालन के स्वरूप को समझे तो संचालन के स्वरूप के अंदर पहला जो पॉइंट है वो है सर्वव्यापी प्रवृत्ति। तो संचालन कैसी प्रवृत्ति है, तो संचालन क्या है, सर्वव्यापी प्रवृत्ति है। संचालन यह प्रत्येक क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। जहां जहां मानव समूह लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए कार्य करता है वहां वहां संचालन की आवश्यकता होती है। चाहे वो क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, कृषि हो, सेना हो या शिक्षण क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में आपको संचालन देखने को मिलेगा। संचालन के बिना कोई भी प्रवृत्ति सफल बन पाती नहीं है। आपके लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता नहीं है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संचालन प्रत्येक क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। इसके लिए संचालन को कैसी प्रवृत्ति कहा गया है, सर्वव्यापी प्रवृत्ति है। दूसरा, संचालन कैसी प्रवृत्ति है, तो उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति है। संचालन जब भी किया जाता है तो आप कोई भी धंधा करो तो धंधे का मुख्य उद्देश्य और गौण उद्देश्य होता है। धंधे में अधिक से अधिक लाभ कमाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको संचालन की जरूरत पड़ती है। संचालन क्या करता है कि संचालन कार्यकुशल रूप से मितव्ययिता पूर्वक यानी कम से कम खर्च में आपको लक्ष्य प्राप्ति तक क्या करता है, पहुंचाता है। यानी संचालन के द्वारा आप उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति होती है और उद्देश्य को सरलता से आप प्राप्त कर सकते हो। इन उद्देश्यों को कार्यकुशल रूप से और मितव्ययिता पूर्वक करने के लिए संचालन जरूरी बनता है। तो संचालन कैसी प्रवृत्ति है, सर्वव्यापी प्रवृत्ति है। संचालन कैसी प्रवृत्ति है, उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति है। उसके बाद संचालन कैसी प्रवृत्ति है, सामूहिक प्रवृत्ति है। सामूहिक प्रवृत्ति यानी संचालन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह में रहकर की जाने वाली प्रवृत्ति है। जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या है, कोई भी प्रवृत्ति करते हैं तो उसे अपने क्या कहते हैं, संचालन कहते हैं। इसके लिए संचालन को सामूहिक प्रवृत्ति कहा गया है। उसके बाद है संचालन सतत प्रवृत्ति है, कंटिन्यूसली होने वाली एक्टिविटी है।
लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी संचालन क्या है, कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि इस धंधे की जब शुरुआत होती है तभी संचालन की आवश्यकता पड़ती है। धंधे का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी, लक्ष्य को पुनः निर्धारण करने के लिए और लक्ष्य प्राप्ति के बाद अन्य कार्य करने के लिए भी संचालन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए संचालन को सतत प्रवृत्ति कहा गया है। संचालन में लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य प्राप्ति और पुनः लक्ष्य निर्धारण का चक्र सतत क्या है, गतिमान रहता है। सतत ये प्रवृत्ति क्या है, चलती रहती है। इसके लिए संचालन को सतत प्रवृत्ति कहते हैं। उसके बाद आता है संचालन कैसी प्रवृत्ति है, तो संचालन मानवीय प्रवृत्ति है। विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हो कि कोई भी धंधा के अंदर, धंधा जो होता है वो समाज में रहकर समाज के लोगों के लिए किया जाता है। इसी प्रकार संचालन के अंदर भी मानव जो है वो केंद्र स्थान पर होता है। ओके, संचालन का केंद्र बिंदु कौन होता है, मानव होता है। धंधा हमेशा, संचालन हमेशा मानव के लिए और मानव द्वारा होने वाली क्या है, प्रवृत्ति है। संचालन मानव के लिए होता है, मानव द्वारा होता है। संचालन में मानव क्या होता है, केंद्र स्थान पर होता है। इसलिए यह मानव के लिए, मानव द्वारा होने वाली मानवीय प्रवृत्ति है। ओके, इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि हमेशा संचालन मनुष्य के लिए और मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया के अंदर, निर्णय प्रक्रिया ये संचालन का कार्य है। संचालन कर रहे संचालकों का सतत निर्णय लेने पड़ते हैं। निर्णय लिए बिना कोई भी कार्य हो सकता नहीं है। तो इन सतत निर्णयों को लेने के लिए संचालन काफ़ी उपयोगी बनता है। संचालन के कारण निर्णय प्रक्रिया क्या होती है, सरल बनती है। और सबसे लास्ट का जो है वो है विज्ञान, कला और व्यवसाय। तो संचालन को विज्ञान, कला और व्यवसाय भी कहा गया है। जिस प्रकार विज्ञान के अंदर नियम और सिद्धांत होते हैं, उसी प्रकार संचालन के अंदर नियम और सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। कला का मतलब होता है कार्य करने की आवड़त। ओके, तो कार्य करने की कला जो होती है, उस प्रकार संचालन में भी आपको लोगों के द्वारा लोगों से क्या करवाना है, कार्य करवाना है। इसीलिए संचालन को कला कहते हैं। और विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया जाता है संचालन के अंदर, इसके लिए संचालन को व्यवसाय भी कहा जाता है। इसके लिए संचालन एक विज्ञान है, कला और व्यवसाय भी है। तो ये थे संचालन के स्वरूप। याद रहेगा बेटा, सर्वव्यापी प्रवृत्ति है, उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति, सामूहिक प्रवृत्ति, सतत प्रवृत्ति, मानवीय प्रवृत्ति, निर्णय प्रक्रिया, विज्ञान, कला और व्यवसाय। क्लियर? उसके बाद का जो प्रश्न है वो है संचालन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। संचालन कहाँ कहाँ उपयोगी है और संचालन क्यों उपयोगी है। तो नंबर 1 है संचालन प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है। जैसे अपने पढ़े थे संचालन के शुरू में कि संचालन कैसी प्रवृत्ति है, सर्वव्यापी प्रवृत्ति है। तो सर्वव्यापी का मतलब ही क्या हुआ कि संचालन प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलती है। संचालन मात्र उद्योग व्यवसाय में नहीं बल्कि धार्मिक, संरक्षण, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक और खेलकूद के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। तो संचालन का पहला महत्व क्या है कि संचालन प्रत्येक क्षेत्र में जरूरी ऐसी आवश्यक प्रवृत्ति है। दूसरा, संचालन के द्वारा साधनों का महत्तम उपयोग होता है। जो उत्पादन के साधन है, भूमि, पूंजी, कच्चा माल, कर्मचारी और यंत्र, इन सबका साधनों का महत्तम उपयोग करने के लिए आपको संचालन की जरूरत पड़ती है। यदि व्यवस्थित संचालन किया जाए, योग्य संचालन किया जाए, तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भूमि, पूंजी, कच्चा माल, कर्मचारी और यंत्र जैसे साधनों का आप महत्तम उपयोग संचालन के द्वारा कर सकते हो। तीसरा है लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य निर्धारण यानी लक्ष्य को प्राप्त करने की पद्धति को लक्ष्य निर्धारण या ध्येय निर्धारण कहा जाता है। व्यावसायिक इकाई के लक्ष्य सिद्धि के लिए संचालन अनिवार्य है। संचालन के कारण साधनों का महत्तम उपयोग करके आप सरलता से लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद है व्यावसायिक सफलता में भी क्या है, संचालन उपयोगी बनता है। व्यावसायिक सफलता के लिए उपयोगी यानी व्यावसायिक इकाई की सफलता में अन्य तत्वों की तुलना में संचालन का योगदान विशेष है। ओके, व्यवसाय की सफलता या असफलता का आधार संचालन के ऊपर ही निर्भर रहता है। कार्यकुशल संचालन करने के लिए या फिर जो छोटी इकाई है उस इकाई को विशाल रूप लेने के लिए, जैसे व्यक्तिगत मालिकों को साझेदारी पेढ़ी में, साझेदारी पेढ़ी को कंपनी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, व्यावसायिक सफलता के लिए संचालन उपयोगी बनता है। उसके बाद है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तो संचालन यदि योग्य हो
तो छोटी इकाई भी क्या करती है, बड़ी इकाई के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी व्यक्तिक मालिकी साझेदारी पेढ़ी कंपनी का रूप धारण करती है और कंपनी का जैसे जैसे इकाई का कद बढ़ता रहता है वैसे वैसे इकाई के अंदर रोजगार के अवसर भी क्या है, बढ़ते रहते हैं। यदि योग्य संचालन न किया जाए तो अकुशल संचालन से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इन शॉर्ट, संचालन के द्वारा आपके अंदर व्यवसाय के अंदर, व्यवसाय से समाज के अंदर रोजगार के अवसरों में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद है आपके धंधे के लाभ में वृद्धि। यदि योग्य संचालन किया जाए, कार्यदक्ष और कुशल संचालन से और विशिष्ट सूच के कारण आपके धंधे के लाभ में क्या होती है, वृद्धि होती है। यहाँ योग्य संचालन के द्वारा साधनों का महत्तम उपयोग होने से, साधनों का मितव्ययतापूर्वक उपयोग होने से धंधा के लाभ में वृद्धि होती है। कम से कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सकता है और अधिक से अधिक उत्पादन होने से धंधे का लाभ बढ़ता है, यानी संचालन का सीधा फायदा किसको होता है, धंधे के प्रॉफिट को। उसके बाद है सामाजिक लाभ। आपको पता है विद्यार्थी मित्रों, मैंने जैसे अभी बताया कि संचालन कैसी प्रवृत्ति है, तो संचालन मानवीय प्रवृत्ति है, यानी धंधा हमेशा समाज में रहकर समाज के लोगों के लिए किया जाता है, राइट है। तो समाज के लोगों के लिए किया जाता है कि यानी उचित मूल्य पर समाज को क्या करवाना, वस्तुएं उपलब्ध करवाना। तो जैसे जैसे संचालन का उपयोग बढ़ता रहता है, संचालन के महत्व के अंदर एक आवश्यक महत्व ये है कि संचालन से क्या है, सामाजिक लाभ भी प्राप्त होता है। प्रत्येक इकाई समाज में रहकर समाज के लिए अपनी प्रवृत्ति करती है। व्यवसाय की सफलता समाज की समृद्धि और हित में भी क्या करती है, वृद्धि करती है। समाज को उचित मूल्य पर वस्तुओं की पूर्ति करती है, परिणाम स्वरूप समग्र समाज का क्या होता है, कल्याण होता है, यानी संचालन से सामाजिक लाभ प्राप्त होता है। और सबसे लास्ट में आता है राष्ट्रीय उद्देश्य। यदि आज के समाज के अंदर रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो, आपके धंधे के लाभ में वृद्धि हो, सामाजिक लाभ प्राप्त हो, तो सीधा उसका फायदा किसको होता है, देश को होता है, राष्ट्र को होता है। यानी अर्थतंत्र का आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास करने में भी संचालन क्या करता है, उपयोगी बनता है। उत्पादन के साधनों के महत्तम उपयोग के लिए कार्यक्षम संचालन आवश्यक बनता है, जिससे राष्ट्रीय अर्थतंत्र का आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास होता है। तो इस प्रकार संचालन के महत्व में पहला है प्रत्येक क्षेत्र में संचालन उपयोगी बनता है। दूसरा, साधनों का महत्तम उपयोग होता है। साधन के अंदर भूमि, पूंजी, कच्चा माल, कर्मचारी और यंत्र का समावेश होता है, राइट। लक्ष्य प्राप्ति सरलता से की जा सकती है। व्यावसायिक सफलता में उपयोगी है। आप अपने धंधे का कद, व्यावसायिक इकाई का कद बढ़ा सकते हो योग्य संचालन के द्वारा। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है और बेरोजगारी क्या होती है, कम होती है। आपके धंधे का लाभ कार्यदक्ष और कुशल संचालन से लाभ में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका सीधा लाभ समाज को और सीधा लाभ राष्ट्र को होता है, यानी सामाजिक लाभ और राष्ट्रीय लाभ भी प्राप्त होता है। तो दीज ऑल आर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये संचालन के महत्व के पॉइंट थे। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, एक बहुत उपयोगी प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, वो है संचालन के स्तर, यानी संचालन के स्तर की आकृति और संचालन के स्तर के कार्य। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं संचालन के स्तर की आकृति को। विद्यार्थी मित्रों, सेक्शन सी और सेक्शन डी के अंदर इस प्रकार का प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि संचालन के स्तर की आकृति को समझाओ। तो उस समय विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रश्नों को एग्जाम आंसर शीट के अंदर लिखना है, तो उसको खास आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार की एक त्रिभुजाकार आकृति तैयार कर देनी है, राइट। उसके अंदर 3 भाग है। जो पहला जो भाग है वो उच्च स्तर है, दूसरा जो भाग है वो मध्य स्तर है और तीसरा जो भाग है वो निम्न स्तर है। यानी संचालन के स्तर को 3 भागों के अंदर बांटा गया है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट, यानी उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर संचालन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुजाकार आकृति व्यवस्थित तैयार कर लेनी है। सबसे ऊपर का जो भाग है उसको अपने उच्च स्तर संचालन कहते हैं। उच्च स्तर संचालन को शिखर स्तर या सर्वोच्च स्तर भी कहा जाता है। उच्च स्तर के अंदर संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर काम करते हैं, यानी जो मालिक लोग होते हैं, राइट, संचालन जो करने वाले लोग होते हैं, वो जो लोग जो ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं, वो सभी कहाँ पे बैठते हैं, उच्च स्तर के अंदर बैठते हैं। तो विद्यार्थियों, बहुत बार आपको परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है कि उच्च स्तर में किसका समावेश होता है। तो उच्च स्तर के अंदर संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर का समावेश किया जाता है। उच्च स्तर के संचालन को शिखर स्तर या सर्वोच्च स्तर भी कहा जाता है। उसके बाद का जो स्तर है वो है मध्य स्तर संचालन, यानी मिडल लेवल मैनेजमेंट। ये जो स्तर है इसको कार्यकारी स्तर कहा जाता है या विभागीय स्तर कहा जाता है, जिसके अंदर विभागीय अधिकारी काम करते हैं।
अब विद्यार्थी मित्रों, आपको पता है कि कोई भी धंधा हो तो उसके अंदर अलग अलग विभाग के रूप में कार्य किया जाता है, यानी कार्यों का क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। तो इसमें पहला जो अधिकारी वो है उत्पादन अधिकारी, उसके बाद क्रय अधिकारी, विक्रय अधिकारी, कर्मचारी अधिकारी और वित्त अधिकारी। यानी मध्य स्तर का जो संचालन है उसके अंदर विभागीय अधिकारी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उत्पादन, क्रय, विक्रय, कर्मचारी और वित्त अधिकारी, इसके लिए मध्य स्तर संचालन को अधिकारी संचालन भी कहा जाता है, विभागीय अधिकारी संचालन या कार्यकारी संचालन भी कहा जाता है। तीसरा जो स्तर है वो है निम्न स्तर संचालन, यानी सबसे नीचे का जो स्तर है वो है निम्न स्तर संचालन, जिसे बॉटम लेवल मैनेजमेंट कहा जाता है। यहाँ पर निरीक्षक, जॉबर और फॉरमैन कार्य करते हैं, राइट है। तो बहुत सारे ढेर सारे छोटे क्वेश्चन सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। जब भी आपको सिर्फ संचालन के स्तर की आकृति पूछी हो तो उस समय इस प्रकार की आकृति तैयार करके आपको तीनों स्तरों का नाम दे देना है और तीनों स्तर में काम करने वाले अधिकारियों या मालिकों का नाम आपको लिखना है। उच्च स्तर में संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर लिखना है। मध्य स्तर के अंदर आपको विभागीय अधिकारी को फिर अलग अलग भागों के अंदर बांट देना है, उत्पादन, क्रय, विक्रय, कर्मचारी और वित्त अधिकारी। और निम्न स्तर में आते हैं निरीक्षक, जॉबर और फॉरमैन। क्लियर। तो इस प्रकार आपको सिर्फ प्रश्न पूछा गया हो कि संचालन के स्तर की आकृति समझाओ, तो इस आकृति को बनाकर उसके अंदर व्यवस्थित लिख लेना है। क्लियर। उसके बाद का जो प्रश्न है वो है उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर के संचालन के कार्य को पूछा जाता है। उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर के संचालन के कार्य। तो सबसे पहले अपने देखते हैं उच्च स्तर संचालन के कार्य कौन कौन से हैं। यानी उच्च स्तर में बैठने वाले जो मालिक लोग हैं, यानी संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर, यह कौन से कार्य करते हैं, किस किस प्रकार के कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, उच्च स्तर संचालन यानी इकाई के संचालन संबंधी सर्वोच्च अधिकार वाले स्तर को क्या कहते हैं, उच्च स्तर। यानी सबसे ज्यादा जिस पे पास अधिकार हो, सर्वोच्च अधिकार हो, तो उन्हें अपने क्या कहते हैं, उच्च स्तर कहते हैं। उच्च स्तर के कार्य को अपने देखें तो उच्च स्तर संचालन के कार्य में पहला जो कार्य है मुख्य और गौण उद्देश्य निश्चित करना। विद्यार्थी मित्रों, उच्च स्तर में बैठने वाले संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर ये क्या करता है, धंधे का मुख्य उद्देश्य और गौण उद्देश्य तय करते हैं। इनके द्वारा ही उद्देश्य तय किया जाता है। दूसरा, संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर एज अ ट्रस्टी के रूप में क्या करते हैं, धंधे में कार्य करते हैं। यानी वो इकाई के ट्रस्टी गिने जाते हैं, इकाई के ट्रस्टी के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तीसरा जो इसका कार्य है वो है सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको अपने मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना और उनके बीच अधिकार और दायित्वों को बांटने का काम भी कौन करता है, संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर करते हैं, राइट है। तो क्या लिखेंगे आप, मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति और उनके बीच अधिकार और दायित्वों का विभाजन करने का काम संचालक मंडल के अंदर बैठने वाले उच्च स्तर के लोग करते हैं। तीसरा इसका कार्य है विभागीय अंदाज पत्रों को क्या करना, स्वीकृत करना। तीसरा, ये आप खास ध्यान रखिए, जो उच्च स्तर में बैठने वाले लोग किसके लिए काम करेंगे, मध्य स्तर में लोग बैठने वाले लोगों के लिए, और मध्य स्तर में बैठने वाले लोग किसके लिए काम करेंगे, निम्न स्तर में बैठने वाले लोग। तो जो मध्य स्तर में काम करने वाले अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, इन विभागीय अधिकारियों का जो अलग अलग विभाग है उनके अंदाज पत्र को स्वीकृत करने का जो कार्य होता है वो कौन करता है, उच्च स्तर में बैठने वाले लोग। उसके बाद कानूनी व्यवस्थाओं का पालन, यानी जो भी धंधे से संबंधित या जो भी प्रावधान होते हैं, जो भी कानून होते हैं, उन कानूनी व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए का कार्य भी कौन करता है, उच्च स्तर में बैठने वाले लोग। उसके बाद व्यूहात्मक निर्णय लेने के लिए, धंधे से संबंधित कोई भी निर्णय प्रक्रिया अधिक से अधिक झड़पी हो, ओके, व्यूहात्मक निर्णय लेने के लिए उच्च स्तर में बैठने वाले लोग उसके लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। धंधे से संबंधित जटिल समस्याओं का अध्ययन करना और कानूनी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर उनका समाधान करने का काम भी कौन करता है, उच्च स्तर में बैठने वाले लोग। उसके बाद योजनाओं का अमलीकरण और देखरेख रखने का कारण, जो भी उच्च स्तर में बैठने वाले लोग हैं वो अलग अलग प्रकार की मध्य स्तर से रिलेटेड और निम्न स्तर से रिलेटेड जो भी योजनाएं होती है उन योजनाओं का क्या करते हैं, अमलीकरण करते हैं और उन योजनाओं पर क्या करते हैं, देखरेख रखने का काम करते हैं। उसके बाद धंधे का जो भी लाभ है उस लाभ का विभाजन करना और लाभ में से फिर उसको क्या करना, डिविडेंड बांटना, आरक्षित रकम रखना, लाभ का वापस धंधे के अंदर क्या करना, विनियोग करना। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो भी कौन करते हैं, उच्च स्तर में बैठने वाले लोग। तो लाभ का विभाजन करना, डिविडेंड बांटना, आरक्षण, लाभ का पुनः विनियोग से संबंधित कार्य करते हैं।
और सबसे लास्ट जो है वो है रिपोर्ट्स का अध्ययन करना व सूचनाएं देना। विविध प्रवृत्तियों से संबंधित रिपोर्ट्स का अध्ययन करके आवश्यक सूचना देने का काम किसको सूचना देंगे? मध्य स्तर में बैठने वाले विभागीय अधिकारी को सूचना देने का काम भी कौन करता है? उच्च स्तर में बैठने वाले लोग। क्लियर? तो उच्च स्तर के कार्य कौन सा है? तो पहला, मुख्य और गौण उद्देश्य निश्चित करते हैं, इकाई के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं, मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं और उनके बीच अधिकार और दायित्व का क्या करते हैं? विभाजन या बंटवारा करते हैं। जो विभागीय अधिकारी हैं उन सभी विभागीय अधिकारी के द्वारा अलग अलग विभागों के जो बनाए गए अंदाज पत्र हैं, अंदाज पत्रों को क्या करते हैं? वो स्वीकृत करते हैं, कानूनी व्यवस्थाओं का पालन करवाते हैं, व्यूहात्मक निर्णय लेने का काम भी वही करते हैं, जटिल समस्याओं का समाधान करके कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखने का काम भी उच्च स्तर में बैठने वाले लोग करते हैं, जो योजना है उन योजनाओं का अमलीकरण और देखरेख रखने का कार्य करते हैं, लाभ का विभाजन करते हैं और सबसे जरूरी रिपोर्ट्स का अध्ययन करके आवश्यक सूचनाएं नीचे बैठने वाले मध्य स्तर और निम्न स्तर के लोगों को देते हैं। तो ये थे आपके उच्च स्तर संचालन के कार्य। उसके बाद आता है मध्य स्तर, यानी मध्य स्तर के बैठने वाले जो विभागीय अधिकारी हैं वो किस किस प्रकार का कार्य करते हैं। तो ये खास ध्यान रखने का विद्यार्थी मित्रों कि मध्य स्तर जो है वो उच्च स्तर और निम्न स्तर को जोड़ने वाली क्या है? कड़ी है। बहुत बार एग्जाम के अंदर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य स्तर, उच्च स्तर संचालन और निम्न स्तर संचालन की क्या है? कड़ी है, समझाओ। तो उस समय आपको मध्य स्तर संचालन के कार्य को ही लिखना है। ओके, राइट है। तो मध्य स्तर संचालन यानी उच्च स्तर संचालन और निम्न स्तर संचालन की कड़ी, ओके, जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ आपको पता है कि विभागीय अधिकारी मध्य स्तर में काम करते हैं। तो विभागीय अधिकारियों के कार्य कौन से हैं? तो पहला है जो उच्च स्तर में बैठने वाले लोग हैं, यानी संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर द्वारा जो आदेश और सूचनाएं दी जाए उन सूचनाओं का क्या करना? अमल करना। ओके। दूसरा, प्रत्येक विभागीय अधिकारी अलग अलग विभाग से संबंधित कार्य करता है, तो अपने अपने विभाग का अंदाज पत्र तैयार करना। जैसे उत्पादन अधिकारी उत्पादन से संबंधित अंदाज पत्र तैयार करेगा, क्रय क्रय से संबंधित, विक्रय विक्रय से संबंधित, कर्मचारी से संबंधित, और वित्त विभाग अधिकारी के प्रत्येक विभागीय जो अधिकारी हैं वो अपने अपने विभाग का अंदाज पत्र क्या करते हैं? तैयार करते हैं। उसके बाद नीति नियम और ढांचे की रचना करना। विभागीय अधिकारी अपने विभाग से संबंधित नीति नियम और उसके ढांचे की क्या करते हैं? रचना करते हैं। उसके बाद विभाग की कार्यकुशलता में क्या करना? वृद्धि करना। जो विभागीय अधिकारी है उन विभाग के अंदर विभागीय अधिकारी के नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों का उत्साह बढ़े, इस प्रकार का काम करने का कार्य भी कौन करता है? विभागीय अधिकारी करते हैं। उसके बाद प्रत्येक विभागीय अधिकारी एक दूसरे के क्या है? संपर्क में रहते हैं। जैसे उत्पादन अधिकारी क्रय के संपर्क में रहेगा, क्रय विक्रय के, ऐसा एक दूसरे के संपर्क में रहने का कार्य भी मध्य स्तर में बैठने वाले लोग करते हैं, यानी अन्य विभागीय अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। उसके बाद प्रत्येक विभाग की देखरेख करना, आवश्यक सूचनाएं क्या करना? प्राप्त करना। प्रत्येक विभाग की देखरेख करने का काम, आवश्यक सूचना प्राप्त करने का काम, उसका अर्धघटन करने का काम, मार्गदर्शन देने का काम और उच्च स्तर संचालन के समक्ष सूचना प्रस्तुत करने का काम भी कौन करता है? विभागीय अधिकारी करते हैं। उसके बाद आता है नीति विषयक निर्णय में क्या करते हैं? सहायता लेते हैं। यदि उच्च स्तर में बैठने वाले संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर को कोई निर्णय लेना हो तो उस निर्णय लेने के अंदर विभागीय अधिकारी उनकी क्या करते हैं? मदद करते हैं, यानी मदद रूप बनते हैं। ओके, तो ये थे विभागीय अधिकारियों के कार्य। तो पहला कार्य क्या है? उच्च स्तर में बैठने वाले लोगों से द्वारा दिए गए आदेशों और सूचनाओं का क्या करना? अमल करना। अपने विभाग का क्या करना? अंदाज पत्र तैयार करना, नीति नियम और ढांचे की रचना करना, विभाग की कार्य कुशलता में क्या हो? वृद्धि हो, इस प्रकार के कार्य करना, नीचे काम करने वाले कर्मचारियों के उत्साह बढ़े, इस प्रकार का कार्य करना, अन्य विभागीय अधिकारियों के क्या करना? संपर्क में रहना, प्रत्येक विभाग की देखरेख रखना, सूचना प्राप्त करना, अर्धघटन करना और मार्गदर्शन देना और आवश्यक सूचना क्या करना? प्राप्त करवाना। और उसके बाद ऊपर के अधिकारियों का उच्च स्तर में बैठने वाले लोगों के नीति विषयक निर्णय में क्या करना? सहायता करना। ओके, तो ये मध्य स्तर संचालन के क्या है? कार्य है। उसके बाद आता है निम्न स्तर में रहने वाले जो निरीक्षक, जॉबर और फॉरमैन जो है वो किस प्रकार कार्य करते हैं। तो निम्न स्तर संचालन के कार्य को भी अपने देख लेते हैं। तो निम्न स्तर संचालन यानी क्या? तो उच्च स्तर द्वारा लिए गए निर्णय और नीति का प्रभावशाली कार्य जिस स्तर पर होता है उसे अपने निम्न स्तर संचालन कहते हैं। ओके, अब यहाँ खास ध्यान रखना है
कि जो ऊपर वाले संचालन, उच्च स्तर जो संचालन है वो किसको ऑर्डर देंगे, मध्य स्तर के संचालन को ऑर्डर देंगे, और मध्य स्तर के जो विभागीय अधिकारी है वो किससे काम करवाएंगे, निम्न स्तर में काम करने वाले निरीक्षक, जॉबर और फॉरमैन से कार्य करवाएंगे। क्लियर। तो निम्न स्तर संचालन का क्या मतलब रहा, उच्च स्तर द्वारा लिए गए निर्णय और नीति का प्रभावशाली कार्य स्तर द्वारा होता है। तो इसके कार्य को देखें तो पहला कार्य है श्रमिकों के कार्यों का क्या करना, निरीक्षण करना। तो देखिए यहाँ पे निरीक्षक है, ये निरीक्षक का काम क्या होता है कि नीचे काम करने वाले जो श्रमिक हैं, राइट है, यंत्रों पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका क्या करना, निरीक्षण करना। दूसरा है अनुशासन और उत्साह में वृद्धि के प्रयत्न करना। निरीक्षक, जॉबर और फॉरमैन का कार्य क्या करता है कि उनके नीचे काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके उत्साह में और उनके अनुशासन के अनुसार कार्य हो, इस प्रकार के कार्य को देखरेख करने का काम भी वह करते हैं। तीसरा, रोज बरोज के जो कार्य यानी दैनिक कार्यों का आयोजन करने का काम भी निरीक्षक, जॉबर और फॉरमैन निम्न स्तर संचालन का होता है। उसके बाद आता है कर्मचारी संबंधित कार्य। कर्मचारी के संबंधित कोई भी समस्या हो या कर्मचारी से संबंधित कोई भी कार्य हो तो उनसे संबंधित कार्य को भी निरीक्षक, जॉबर और फॉरमैन द्वारा किया जाता है। उसके बाद है विभागीय अधिकारियों की सूचना आदेश प्राप्त करना। अब जो विभागीय अधिकारी हैं प्रत्येक विभाग के नीचे काम कौन करेंगे, ये लोग सब काम करेंगे। वो तो प्रत्येक विभागीय अधिकारी द्वारा जो सूचनाएं दी जाए, राइट है, जो उनको सूचनाएं दी जाए उन सूचनाओं का पालन करने का और आदेश प्राप्त करने का काम भी निम्न स्तर संचालन का होता है। उसके बाद विभागीय यंत्रों की व्यवस्था, मरम्मत और सुरक्षा। यहाँ खास ध्यान रखना है विद्यार्थी मित्रों कि निरीक्षक, जॉबर और फॉरमैन जो होते हैं वो यंत्रों पर काम करने वाले लोग होते हैं। तो यंत्रों की व्यवस्था किस प्रकार करना है, राइट है, उनके मरम्मत से संबंधित या उनके सुरक्षा से संबंधित कार्यों को भी निरीक्षक, जॉबर और फॉरमैन द्वारा किया जाता है। उसके बाद यंत्रों में उत्पादन करने के लिए उत्पादन से संबंधित जो भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है यानी साधन सामग्री और कच्चे माल की आपूर्ति करने का काम भी निम्न स्तर संचालन का होता है। नीचे काम करने वाले कर्मचारियों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, तो कर्मचारियों के योग्य प्रश्नों का उचित समाधान करने का काम भी निम्न स्तर में बैठने वाले लोग करते हैं। निर्णयों और नीतियों का अमल करवाना। उच्च स्तर के द्वारा जो निर्णय लिए जाए उन निर्णयों को प्राप्त करना और नीतियों का अमल करवाने का काम भी निम्न स्तर लोग करते हैं। और सबसे ज़्यादा लास्ट जरूरी है, निम्न स्तर में होने वाली विविध प्रवृत्तियों का विवरण, श्रमिकों के सुझाव और शिकायत मध्य स्तर को वो क्या करते हैं, भेजते हैं। ओके, इनकी कोई शिकायत हो तो वो किसको लेंगे, विभागीय अधिकारी के पास जाएंगे। विभागीय अधिकारी के कोई प्रश्न होते हैं तो वो किसके पास में जाते हैं, उच्च स्तर के अंदर जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, संचालन को सफल बनाने के लिए उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर के बीच में संकलन होना बहुत जरूरी है। सूचना का आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। उच्च स्तर में बैठने वाले लोग मध्य स्तर को सूचना दें और मध्य स्तर में लोग बैठने वाले निम्न स्तर को सूचना दें और एक दूसरे का आदेश का पालन करना भी बहुत जरूरी है। यदि उनके बीच में योग्य दायित्व का विभाजन किया जाए, अधिकारी और दायित्व का विभाजन किया जाए, उनके बीच में सूचना संचार अच्छा हो, इन तीनों के बीच में संकलन व्यवस्थित हो तो संचालन सफल बनता है। आपके धंधे का जो लक्ष्य है वो सरलता से आप प्राप्त कर सकते हैं, राइट है। तो इस प्रकार उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर में बैठने वाले जो अधिकारी होते हैं वो अलग अलग ढंग से अपने अपने विभाग के अपने स्तर के अनुसार क्या करते हैं, कार्य करते हैं। होप्स हो कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। संचालन क्या होता है, संचालन का स्वरूप, संचालन का महत्व और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो प्रश्न है वो है संचालन के स्तर की आकृति और प्रत्येक स्तर में काम करने वाले जो अधिकारी हैं, राइट है, उनके कार्य यानी उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर के कार्यों के प्रश्न भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। सेक्शन सी और सेक्शन डी के अंदर इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।